हेलो विट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। तो भैया स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो भैया इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सिस्टम्स दैट कंट्रोल अवर बॉडी। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम उन सिस्टम्स को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है इतना? तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज अ पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विच एनी सिस्टम और रिएक्शंस इन बॉडी कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन एंड स्टॉप्ड। तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एक तरीके की पावर है ऑर्गेनिज्म की, जिससे कि वो क्या करता है, अपने शरीर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर रिएक्शंस को स्टार्ट कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। यानी कि एक तरीके से कंट्रोल करने की पावर। यानी कि कुछ भी चीज़ स्टार्ट करानी है, कुछ भी चीज़ बंद करनी है, तो कैसे करनी है? कंट्रोल की वजह से। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो अगर बात करें हम लोग कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन क्या है इसको समझते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच, कोऑर्डिनेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि ऑल द सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी वर्किंग टुगेदर। यानी कि बॉडी के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बॉडी बॉडी प्रॉपर्ली। यानी कि शरीर को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए, कि हमारा शरीर अच्छी तरीके से वर्क कर सके। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्ड प्रॉपर्टीज टू वट एवर चेंजेस अकर इन द बॉडी। तो भैया रिस्पॉन्स भी करना इसी का काम होता है, कि बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस दिखे हमें, तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करना। तो हमारे कोऑर्डिनेशन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। क्लियर है इतना? अगर हम लोग बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो भैया ये हमें ज़्यादातर एनिमल्स और ह्यूमंस में दिखता है, और मतलब हाई क्वालिटी के, हाई मतलब हाई ऑर्गेनिज्म, हाई क्वालिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। और हम लोग बात करें कि ये हैपन होता है, इसके अंदर हम लोग बात करें ब्रेन के अंदर, हम लोग बात नर्व्स जुड़ी होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है ये। ठीक है तो। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हम लोग बेसिकली कुछ एनिमल्स में देखते हैं, पर मेनली हम लोग देखते हैं प्लांट्स के अंदर। इसमें क्या होता है, इट इज़ मेनली कॉस्ड बाय द रिलीज ऑफ केमिकल। तो ये मेनली कॉस्ट होता है क्या? केमिकल के रिलीज होने से। तो जैसे हम लोग बात करें, फिर से मैं बता दूं जरा। नर्वस कोऑर्डिनेशन में कंसिस्ट होता है, क्या आते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आती हैं। तो ये सब इन्वॉल्व होती है नर्व कोऑर्डिनेशन में। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हमने ये देखा, तब ये एनिमल्स के अंदर भी होती है, पर मेनली प्लांट में ही होती हैं। और हम लोग बात करें कि ये मेनली होता है किस वजह से? केमिकल के रिलीज से। तो और बिल्कुल इनको डिटेल से समझते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बीच में? इंसानों के बीच में। तो भैया सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर इंसानों के अंदर बात की जाए या फिर दूसरे हायर और एनिमल्स की बात की जाए, तो इसमें नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट क्लियर है या नहीं? कमेंट करके बताइए। और दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? इन अवर बॉडी ऑल द इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द टिप ऑफ द नर्व सेल फ्रॉम थ्रू द रिसेप्टर। यानी कि किसी भी नर्व सेल के अंदर हम लोग बात करें, इन्फॉर्मेशन ली जाती है पूरे बॉडी की। और कहाँ से ली जाती है? रिसेप्टर के थ्रू ली जाती है। अब जैसे मैंने आपको नोच दिया कस के, तो आपकी स्किन के अंदर जो रिसेप्टर लगे होंगे, तो वो भैया नर्वस नर्वस सेल को इन्फॉर्म करेंगे, और वो यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं पूरे ब्रेन तक। तो भैया वो हमारा बॉडी हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक रिस्पॉन्ड कर देगा, और वो हल्का रिएक्शन लेगा। जैसे आपको कोई नोचा एकदम से, तो आप लोग झटका नहीं ले लेते, पीछे दर्द होने लगता है बहुत कस के। तो यही वाला सीन होता है हमारा। अब हम लोग बात करेंगे नर्व सेल के बारे में। तो नर्व सेल क्या होते हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल दैट सेंड और रिसीव मैसेजेस। यानी कि ये ऐसे टाइप्स के सेल्स होते हैं जो भेजते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज या इन्फॉर्मेशन बॉडी की। बॉडी से ब्रेन में भेजते हैं और ब्रेन से बॉडी में भेजते हैं। तो भैया यहाँ से आदान प्रदान लगा ही रहता है। बस कोई किसी ने हमें थप्पड़ मारा, तो भैया दिमाग को बताएंगे रिसेप्टर्स, हाँ भैया थप्पड़ लगा है, कुछ करना है। या फिर अगर हमें किसी की तरफ, जैसे किसी को थप्पड़ मारना है, तो भैया हमारा दिमाग कहेगा हाथ से कि जाओ थप्पड़ मार के आओ जाके। तो ये सीन रहता है। और बात करें कि भैया जो हमारा नर्व सेल होता है, इसे न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। हम लोग बात करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। तो भैया मेनली हम लोग कहें कि भैया जो हमारे रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन के पास होते हैं, जैसे आइस हुआ, ईयर्स हुआ, नोज हुआ, टंग हुआ, स्किन हुआ। तो इनके अंदर हमारे पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। अब हम लोग बात करेंगे भैया रिसेप्टर कौन कौन से पाए जाते हैं, वो और समझ लेते हैं। तो भैया आंखों के अंदर होते हैं हमारे कंट्रोल, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? देखने के लिए होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं लाइट वगैरह को। और कानों के अंदर होते हैं हमारे ऑडिटरी रिसेप्टर्स। इनका काम क्या होता है? लिसनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये साउंड को कंट्रोल करते हैं। और नोज का काम क्या होता है? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं स्मेल करने के लिए, और कंट्रोल स्मेल को कंट्रोल करने के लिए। और टंग के अंदर होते हैं गैस्ट्री रिसेप्टर, जिनको काम होता है कि टेस्ट को बताना कि भैया किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के अंदर, जो बताते हैं क्या? जो बताते हैं टेम्परेचर वगैरह कैसा है बाहर का। तो एक तरीके से कह दें कि भैया हीट और कोल्ड को बताते हैं कि कैसा ठंड लग रही है, कैसा मौसम है। तो एकदम रूए खड़े हो जाते हैं ठंड में आपके।
अब हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। दीस रिसेप्टर कंटेन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन, यानी कि हम बात करें रिसेप्टर्स के पास स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, किसी भी मैसेज को भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए, और नेसेसरी इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और रिसेप्टर्स और न्यूरॉन वर्क करते हैं साथ में, एक साथ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया दो पॉइंट कि कैसे रिसेप्टर्स काम करते हैं। और बात करें कि तीसरा पॉइंट क्या है, एंड दीस आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं हमारे क्या, रिसेप्टर्स। क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो भैया इसमें दो प्रकार के नर्वस सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होता है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो भैया आप ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अकेले तो टंगे रहेंगे नहीं, तो इनके जोड़ने के लिए नर्व्स तो चाहिए पड़ेंगी। वो जोड़ती है कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। तो भैया ये किससे निकलती हैं, ये निकलती हैं सीएनएस से ही निकलती हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड हुआ या ब्रेन हुआ तो इनसे जुड़ी हुई होती हैं, ये सारी नसें होती हैं, ठीक है। और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम लोग बात करें कि ऐसी नर्व्स जो कि निकलती हैं किससे, ब्रेन से निकलती हैं, उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। और जो नर्व्स निकलती हैं हमारे कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, उन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जो कि ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो कि नर्व्स निकलती है कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, उसे बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है भैया, क्लियर है इतना। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके अंदर दो प्रकार के हम लोग नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, सोमैटिक नर्व्स और ऑटोनॉमिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स के बारे में बात करें तो भैया ये नर्व्स कंट्रोल करती हैं क्या, हमारे जितनी वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि जो हम लोग चाहते हैं करना, जैसे कि हाथ हिलाना, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन आर दोस आर विद इन आवर कंट्रोल। हाथ हिलाने के लिए बाय किसी कर रहे हो तो भैया कंट्रोल तो कर रहे हो। तो ये क्या क्या होती है, सोमैटिक नर्व्स होती है भैया। इतना समझ में आया कि जो कंट्रोल करती है क्या, हमारे वॉलंटरी एक्शंस को। अगर सोमैटिक नर्व्स की बात करें तो भैया सोमैटिक नर्व्स में अंदर क्या होता है कि डांसिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं और टॉकिंग करते हैं, तो ये हम लोग अपने कंट्रोल की मदद से करते हैं ना। और अब हम लोग बात करेंगे ऑटोनोमस नर्व्स के बारे में। दीज नर्व्स कंट्रोल और द इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ अवर बॉडी। तो भैया ये शरीर की सारी इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। जैसे कि हम लोग बात करें इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से होते हैं भैया, जिसको हम अपनी बॉडी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि दिल का धड़कना, अब दिल का धड़कना अब तुम अपने दिल से कह दो कि भैया नहीं धड़को, अब भले ही तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़क रहा हो, पर वो वाली बात नहीं कर रहा। एक्चुअली रियल लाइफ में तुम दिल धड़का सकते हो अपना, आप उससे मना कर दो बंद होने के लिए तो बंद हो जाएगा। नहीं हो पाएगा ना। तो और डाइजेशन भैया, अब पेट में खाना खाया, तुम पेट से कह दो आओ बेटा डाइजेशन नहीं करना, मैं बता रहा हूँ अगर तुमने किया तो भैया तुम्हें मार देंगे, पीट देंगे। तो ये सीन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। और भैया हम लोग बात करेंगे अब ऑटोनॉमिक नर्व्स के और टाइप्स होते हैं हमारे, कौन कौन से, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरा सिंपैथिक नर्व्स। तो भैया जब ये क्या करती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी को डेंजर के लिए तैयार करती हैं कि भैया तैयार हो जाओ। जैसे आँख लाल हो गई, रोंगटे खड़े हो गए, गुस्सा आ गया बहुत कस के, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, तो ऐसे नर्व्स में काम आती है ये। तो भैया आप बात करेंगे पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में। तो भैया ये नर्व्स हमें शांत रखती हैं। भैया जब हमें गुस्सा आता है तो भैया आपने देखा होगा कि भैया धीमे धीमे हमारा गुस्सा ठंडा होने लगता है, बहुत चिड़चिड़ी आ रही होती है, धीमे धीमे ठंडा होने लगता है। और हम लोग बात करें ये ओवर थिंकिंग को भी रोकता है कि हम लोग ओवर थिंकिंग ना करें। दोनों क्लियर हो गई। अब हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे कैसे कैसे हमारे ये नर्व सेल एक्चुअली पिक्चर्स में दिखते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो भैया हम लोग नर्व सेल को न्यूरॉन्स कह देंगे अभी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या है, बीच में होता है न्यूक्लियस, किनारे होती है सेल बॉडी, फिर ऊपर किनारे ये डंडी से निकले हुए इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स, और भैया जो लास्ट में होता है इसे बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। और बीच वाले पार्ट को एक्सॉन बोलते हैं। क्लियर है इतना। और ऐसे ही बहुत हजारों न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब इसकी वर्किंग के बारे में। तो भैया जो इसके डेंड्राइट्स होते हैं भैया यही इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, इनके अंदर केमिकल कंपोजिशन होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो। तो भैया एक तरीके से कह सकते हैं डेंड्राइट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट हुए और ये भैया आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं दूसरे, हम बात करें न्यूरॉन्स के पास में। क्लियर। तो धीमे-धीमे भैया हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आगे बढ़ने लगी और कहाँ पहुँच गई, एक्सॉन में पहुँच गई। फिर एंडिंग पॉइंट पे पहुँच गई, वहाँ से एंडिंग पॉइंट से एक्सॉन के बाद एंडिंग पॉइंट से भैया दूसरे न्यूरॉन्स जुड़े होंगे। तो भैया उनके पास फर्दर जो हमने प्रोसेस बताई, जैसे जो हमारे डेंड्राइट्स थे उन्हीं के थ्रू वापस इन्फॉर्मेशन माइंड के पास चली जाती रहेगी और या फिर बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती रहेगी। क्लियर है। तो भैया सिनेप्सिस के बारे में समझ लेते हैं। सिनेप्सिस क्या होते हैं। तो भैया सिनेप्सिस इज अ जंक्शन, यानी कि एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग बात करें दो न्यूरॉन्स मिलते हैं और वो अलाउ करते हैं इन्फॉर्मेशन को पास थ्रू होने में, यानी कि अब वो ये एंड पर लगे भैया इन्फॉर्मेशन भेज दो वहाँ पे आगे कि हाँ भैया सिग्नल मिल चुका है, अब काम करना है अपना, पेपर सेल की तरह। तो अब बात करेंगे भैया रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो पहले इसको एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं हम। तो भैया आपको पता होगा कि ऐसी कंडीशन है जब आपको गर्म चीज़ छुआ दी गई तो भैया आपका शरीर क्या करता है, एकदम से आप कहते नहीं हाथ से हट जाओ बेटा, तुम यहाँ पे चोट लग जाएगी तुम्हें, तो आपका जो हाथ अपने आप हट जाता है
तो यही हमारे होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले हमने कहा था कि भैया कोई इन्फॉर्मेशन दिमाग के पास होती है, वो रिस्पॉन्ड करके बताती है क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ तो भैया सोचा ही नहीं, अपने आप काम कर दिया। तो भैया रिफ्लेक्स एक्शन की आप लोग डेफिनेशन देखते हैं तो भैया ऑल द सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यानी कि जितने भी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, यानी कि जो लोग मतलब जिनमें हम लोग सोचते नहीं है, उन्हें क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो भैया अब जैसे कोई कोई चीज़ आपको कोई बहुत चुभा चुभा दिया, अब ऐसा थोड़ा है कि आप हाथ हटाएंगे, सोचेंगे भैया, जैसे ही झटका, जैसे ही कोई नोचेगा आपका हाथ अपने आप हट जाता है वहाँ से। तो भैया ऐसे ही एक्शन होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर? तो भैया हम लोग रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों रिफ्लेक्स एक्शन में सोचना इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्यों हम लोग नहीं सोच पाते भैया, ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पे सोचना अलाउड नहीं होता है। क्लियर? अब भैया हम लोग ये समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसा है। तो भैया रिफ्लेक्स एक्शन होता है रिफ्लेक्स आर्क की वजह से। कैसे रिफ्लेक्स आर्क की वजह से होता है, इसको समझते हैं अब। तो भैया एक तरीके से ये कह सकते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या एक पाथवे है जिससे जिसमें हम लोग बात करें रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी कि एक क्या है, पाथवे है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है? तो भैया बेसिकली ये डायग्राम है जो कि हमें रिफ्लेक्स आर्क को समझाएगा। तो भैया हम लोग रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो इसके में तीन हमारे न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं। तो भैया सबसे पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन्स, फिर होता है मोटर न्यूरॉन्स, और तीसरा होता है रिले न्यूरॉन। ठीक है? ये तीन प्रकार के न्यूरॉन्स हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर होते हैं। तो इसको एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। तो भैया अगर अगर हमें कोई गर्म चीज़ हम लोग अगर टच करते हैं तो भैया हमारे हाथ में स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो भैया ये बताते हैं क्या, हीट ऑफ पेन के बारे में बताते हैं। तो भैया फर्दर इन्फॉर्मेशन आगे भेज देते हैं रिसेप्टर्स हमारे। तो ये फर्दर हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, तो भैया ये फर्दर हमारे क्या, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये सीन हो गया है तो कुछ करना है। और इसका जो रिस्पॉन्स होता है भैया हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही देता है, पर हम लोग बात करें इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास भी जाती है, पर इसका संभाल कौन लेता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही से देख लेता है। तो इतना क्लियर हुआ कि कैसे कैसे रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करें कि भैया एक्शन कैसे होता है। तो भैया जो हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंची थी वो जाती है किसके पास, रीढ़ न्यूरॉन के पास, और वो जाके भैया इन्फॉर्मेशन देती है हाथ को कि भैया हाथ हटा लो, काम बिगड़ जाएगा आपका। तो भैया पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर हमने ये देखा कि भैया इसमें ब्रेन का कोई फंक्शन नहीं होता है, केवल हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही इसमें रिस्पॉन्ड करती है। क्लियर है? तो अगर हम लोग बात करें भैया सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, तो भैया वो हमारे बॉडी का क्या, ब्रेन है। तो ब्रेन ही हमारे इंसानी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इसमें तीन प्रकार के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हमारा, तो तीसरा होता है हिंड ब्रेन। तो भैया अपनी पिक्चर में देख रहे हैं तो ये फुली तरीके से लेबल्ड है, तो जहाँ जहाँ जो पार्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अगर नोट्स बनानी है तो बना लीजिए आप लोग इससे। क्लियर है इतना? तो फोर ब्रेन के अंदर हम लोग बात करें दो चीज़ें होती हैं। तो पहली होती है सेरिब्रम, और दूसरी होती है हाइपोथैलेमस। ठीक है? इसके अंदर सेरिब्रम के अंदर क्या क्या होता है, थिंकिंग सेंटर, स्पीच सेंटर, जजमेंट सेंटर एंड इमोशनल सेंटर आर प्रेजेंट इन इट। तो भैया सोचना या किसी पे के बारे में बात करना या फिर किसी को जज करना, तो भैया ये सेरिब्रम का ही काम होता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो भैया ये हमारे बॉडी का, हम लोग बात करें, हम इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। ठीक है? ये कंट्रोल करता है ऑल द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर जो भी हम लोग जैसे हाथ हिलाना होगा, पैर हिलाना होगा, चलना होगा, तो सब कंट्रोल करता है। ठीक है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक यूनिट ऑफ द ब्रेन, इसे अर्थमेटिक यूनिट ऑफ द ब्रेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर है था? कोई डाउट, कोई सवाल? तो अब बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो भैया इसके अंदर ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं। जैसे कि आपको अगर कोई आवाज़ लगाता है हेलो यस, तो भैया आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना, आप उसे देखेंगे और सुनेंगे भैया और रिस्पॉन्ड कर देंगे, और भाई कैसे हो, बढ़िया। अब भैया बात करेंगे मिड ब्रेन के बाद हम लोग बात करेंगे हैंड ब्रेन के बारे में। तो भैया ये कंट्रोल करता है हमारी कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो कि हमारा कौन करता है, मिड ब्रेन होता है। इसके अंदर तीन प्रकार के मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो इनको एक तरीके से अच्छे तरीके से समझते हैं। तो भैया पॉन्स और मेडुला के फंक्शन समझते हैं। तो भैया ये क्या करते हैं, पॉन्स और मेडुला कंट्रोल अवर स्लीप साइकिल, यानी कि सोना आपका, कितने बजे सो सकते हो, कितने बजे उठ सकते हो, और वेकअप साइकिल, और ब्रीथिंग, सांस लेना हुआ, दिल धड़कना हुआ, और दूसरी इनवॉलेंट्री एक्शन इसके अंदर आती है। किसके अंदर, पॉन्स और मेडुला के अंदर आती हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग और डूइंग समथिंग एल्स, अगर हम लोग सो रहे होते हैं दूसरा काम कर रहे होते हैं, तो भैया पॉन्स और मेडुला कंटिन्यू परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शन। तो ये अपने काम करते रहते हैं, ये नहीं मतलब नहीं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, क्या नाम नहीं कर रहे हैं। अब भैया आप सो रहे हैं तो आपका दिल धड़कना बंद थोड़ा ना हो जाएगा। अगर दिल धड़कना बंद हो गया तो भैया आप टै बोल जाएंगे, क्या बोल जाएंगे, टै। तो अब बात करेंगे हम लोग सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम क्या होता है, तो ये हमारी इट कंट्रोल अवर बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। तो भैया बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कंट्रोल में करता है। इसको अच्छी तरीके से एग्जांपल समझते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो भैया एक शराबी को देखा होगा आप लोगों ने, जो दारू पी के बैठा है। तो भैया अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो भैया अब क्या करता है, तो सेरिबेलम के ऊपर असर करता है। तो भैया वो अपने आप को, अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को संभाल नहीं पाता है, वो यहाँ से वहाँ डोल रहा होता है। तो क्लियर है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया मैंने वैसे तो।
अब भैया बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो भैया ये लोकेटेड होती है हमारी बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के पीछे लोकेटेड होती है। और ये हमारी बात करें लोअर बैक को ब्रेन से कनेक्ट करती है, और ये जितने भी सिग्नल्स होते हैं भैया बॉडी के अंदर और ब्रेन के अंदर इसी के थ्रू पास होते हैं। क्लियर है इतना? अब भैया हमारा अगला टॉपिक है सीएनएस प्रोटेक्शन, यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको प्रोटेक्शन कैसे कैसे मिलती है। तो इसके अंदर हम लोग बात करें, दो चीज़ आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इनको कैसे प्रोटेक्शन मिलती है इसको समझते हैं। तो कैसे कैसे प्रोटेक्शन होती है हम लोग वो देखते हैं। तो भैया इसको इट इज़ अ प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल और स्कल। तो भैया ये स्कल या क्रेनियल से बचा होता है। और देखेंगे अ फ्लूइड फिल्ड बैलून आल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो भैया यहाँ पे एक फ्लूइड होता है जो कि हम लोग बात करें कि अगर थोड़ा बहुत शौक लगता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है ये, कि ब्रेन को कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है इतना ब्रेन के बारे में? और अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, तो भैया ये प्रोटेक्टेड रहती है सॉरी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। और वर्टिकुलर कॉलम भैया प्रोवाइड करता है, बॉडी को सेफ देता है। क्लियर है इतना? अब हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन होता है वो समझते हैं। तो भैया प्लांट के अंदर हम लोग बात करें कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है कोऑर्डिनेशन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन होता है इसका वो हार्मोन्स के थ्रू ही होता है, यानी कि हार्मोन्स रिलीज करता है तो उसी हिसाब से इसमें रिस्पॉन्ड होते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट के अंदर दो टाइप से, कैसे कैसे, ड्यू टू स्टिमुलस और ड्यू टू ग्रोथ, दो होते हैं और इनको समझते हैं डिटेल में अब। तो भैया स्टिमुलस क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। स्टिमुली क्या होता है? तो भैया स्टिमुली इज अ चेंज इनसाइड द प्लांट। तो भैया ये चेंज होता है प्लांट के अंदर होता है, तो जिसमें हम लोग बात करते हैं फिजिकल और बिहेवियर चेंज हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें आप लोग टच करते हैं तो वो अपनी लीफ को फोल्ड कर लेते हैं, जैसे कि छुई मुई हमारी। तो ये प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। क्लियर है इतना? और कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब भैया अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। कैसे कैसे मूवमेंट होती है ग्रोथ के साथ हम लोग वो देखते हैं। तो भैया प्लांट रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू फॉर देयर ग्रोथ। भैया पर्टिकुलर एक्शन डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जब उनकी ग्रोथ होती है। इनकी डायरेक्शनल कहाँ की तरफ होती है? दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल डायरेक्शनल होती है। और कैसे होती है, कहाँ कहाँ होती है इसको समझते हैं। तो भैया प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट ट्रिगर सच एज लाइट, ग्रेविटी और अर्थ। भैया तो ये फैक्टर्स होते हैं जो इनको ट्रिगर करते हैं। तो ये जहाँ ग्रेविटी, जहाँ हम लोग बात करें सनलाइट वगैरह आ रही होती है तो आप लोग पॉट वगैरह देखे होंगे घर में, तो भैया उसी की तरफ उसी डायरेक्शन में हमारा पेड़ उगने लगता है। तो इस प्रकार का मूवमेंट हमें दिखता है, क्यों? ग्रोथ की वजह से। क्लियर है इतना? अब भैया बात करेंगे ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी कैसे इफेक्ट करती है। तो भैया जो इसकी प्लांट की रूट्स होती हैं वो जमीन की तरफ बढ़ती हैं। तो भैया ग्रोथ हमें अलग अलग फैक्टर्स की वजह से दिखती है, तो जैसे ग्रेविटी हुई, सनलाइट हुई। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को अब। और हम लोग बात करें कि भैया अगर प्लांट ग्रोथ हो रही है लाइट की तरफ, तो उसे हम लोग इस प्रोसेस को नाम दे देते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या देते हैं? फोटोट्रोपिज्म। तो ये नाम है जब लाइट की तरफ ग्रोथ होती है प्लांट की। और अगर हम लोग बात करें कि ये हम लोग देख रहे थे ग्रेविटी की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है हमारा प्लांट, तो उसकी तरफ ग्रोथ हो रही है, तो उसी का बोलेंगे जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब लैंड होता है, तो भैया ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? ग्रोथ की तरफ, हम लोग ये समझते हैं। तो अगर ट्रोपिज्म की बात की है तो भैया इसका मतलब होता है टुवर्ड ग्रोथ, यानी ग्रोथ की तरफ। ठीक है? ट्रोपिज्म का मतलब पता हो गया, फोटो मतलब लाइट होती है और जियो मतलब लैंड होता है। क्लियर है इतना? तो दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी आप। अब हम लोग बात करेंगे कीमोट्रोपिज्म के बारे में। तो ये प्लांट शो करते हैं क्या, उनकी ग्रोथ मतलब प्लांट शो करते हैं इनकी ग्रोथ केमिकल्स की तरफ भी करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें, इनसाइड द प्लांट पॉलन ट्यूब सोन ग्रोथ टुवर्ड द ओव्यूल्स। भैया ओव्यूल्स के अंदर केमिकल्स वगैरह होते हैं तो इसलिए वहाँ की तरफ ग्रोथ शो करती हैं। और जैसे कि हम लोग बात करें जस्ट लाइक केमिकल प्लांट आल्सो सोन ग्रो टुवर्ड वाटर, यानी कि केमिकल्स की तरह वाटर की तरफ भी हमारे प्लांट ग्रोथ शो करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोट्रोपिज्म। और केमिकल की तरफ करें तो भैया इसे बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है इतना? तो हम लोग बात करें हाइड्रोट्रोपिज्म क्यों होता है। भैया हमें पता है कि नीचे धरती के नीचे हमारा पानी होता है, तो भैया जो ग्रोथ होती है रूट्स की, तो भैया पानी की तरफ भी तो होती है, इसलिए हम लोग इसे हाइड्रोट्रोपिज्म कह देते हैं। इतना क्लियर है? और एक पॉइंट और ध्यान रखना हाइड्रोट्रोपिज्म के बारे में, तो भैया मूवमेंट रिलेटेड होता है, ग्रोथ होती है इसके अंदर, तो भैया स्लोअर होती है। किसमें? स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कंपैरिजन में इसकी ग्रोथ शुरू होती है हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर, तो भैया बहुत स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगी इसके अंदर हमें। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्लांट हार्मोन्स। तो भैया प्लांट हार्मोन्स इन्हें हम लोग फोटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और फाइटो हार्मोन्स डिवाइड कर सकते हैं हम लोग दो पार्ट में, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स और दूसरा होता है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो इनको समझते हैं डिटेल से। तो भैया ग्रोथ प्रोमोट हार्मोन क्या होते हैं? तो भैया ये हार्मोन क्या करते हैं, प्लांट में ग्रोथ प्रेजेंट मतलब ग्रोथ को करवाते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ को। ठीक है? और प्रोमोटर हार्मोन्स हमारे प्लांट के अंदर तीन प्रकार के होते हैं। तो भैया कौन कौन से होते हैं इनको और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। तो ये हमारा क्या है? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो ये क्या करता है? ये दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन इन प्लांट। तो भैया ये सही सेल इलोंगेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो सेल इलोंगेशन होता है प्लांट के अंदर उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये हार्मोन। और द हार्मोन बेसिकली कॉज सेल इलोंगेटेड। भैया ये सेल को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, विच रिजल्ट इन प्लांट ग्रोथ, जिससे कि हमें प्लांट ग्रोथ देखने को मिलती है। क्लियर?
दूसरे हार्मोन के बारे में समझते हैं। दूसरा होता है गिबरेलिन। तो भैया ये हार्मोन क्या होता है, इट दिस हार्मोन आल्सो हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। तो भैया ये सेल इलोंगेशन में हेल्प तो करता है, और इट आल्सो हेल्प इन स्टेम ग्रोथ। तो भैया सेल इलोंगेशन में तो ग्रोथ कर ही रहा है, और स्टेम ग्रोथ के अंदर भी ये डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर ऑफ द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि ये फ्लावरिंग के टाइम पर फ्लावर को डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। और तीसरा हमारा साइटोकिनिन। क्लियर है। तो साइटोकाइन के बारे में समझते हैं। तो भैया ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, सेल जनरेशन में, और फ्लावर और फ्रूट डेवलपमेंट में। कौन हेल्प करता है? साइटोकिनिन करता है, ठीक है। क्लियर हो गया तीनों ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। क्लियर है इतना। हम लोग दूसरे हार्मोन के बारे में समझते हैं। तो भैया दूसरा हार्मोन होता है हमारा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो भैया ये क्या होता है? दीज आर द हार्मोन्स दैट इनहिबिट प्लांट ग्रोथ। तो भैया इसकी वजह से ये रोकते हैं प्लांट को बढ़ने से, यानी कि रोकते हैं प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। और हम लोग बात करें यहाँ पे, हमारे पास देयर आर टू ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। तो हमारे प्लांट के अंदर दो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं, यानी कि ऐसे हार्मोन्स जो कि ग्रोथ को रोकते हैं। पहला होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो भैया समझते हैं कि हमारा एब्सिसिक एसिड क्या होता है। तो भैया इसमें हम लोग देखते हैं इट इनहिबिट प्लांट ग्रोथ बाय काउंटरिंग ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। तो भैया प्लांट काउंटर करता है कैसे? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स को, इस तरह ये रोकता है प्लांट के अंदर ग्रोथ होने से। और भैया ये क्या करता है? मेंटेन सीड डोरमेंसी। तो ये इसको कंट्रोल करता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि लीव्स का झड़ने की बजाय, मतलब यही होती है कि भैया लीव्स में कर्टिंग दिखती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और दूसरा हमारा होता है एथालीन। तो एथालीन को समझते हैं। तो भैया ये इट इज़ अ गैसियस प्लांट हार्मोन। तो ये गैसियस प्लांट हार्मोन है। इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर ऑर्गन। तो भैया ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्रोथ किसकी? ग्रोथ और डेवलपमेंट किसकी? फ्लावरिंग ऑर्गन की। और भैया ये हेल्प करता है किसको? फ्रूट वगैरह जो पकते हैं, तो भैया उसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। आगे समझ में? एथलाइन। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल हार्मोन्स के बारे में, और मेनली बात करेंगे इंसानों के अंदर। अगर इंसानों की बात करें तो भैया यहाँ पे ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं किसके द्वारा? ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। यानी कि ग्लैंड्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। और देयर दीज ग्लैंड्स आर मेनली टू टाइप। दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, इसको समझते हैं। तो इन ग्लैंड्स को और डिटेल में समझते हैं। तो भैया हमारे पास दो प्रकार के ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को समझते हैं पहले। दीज ग्लैंड्स हैव स्पेशलाइज्ड डक्ट। इनके पास स्पेशलाइज्ड डक्ट होता है, जिसमें हम लोग बात करें ये अपने हार्मोन्स को निकालते हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड निकलता है कहाँ? लीवर। और स्वेट ग्लैंड निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो भैया दीज ग्लैंड डायरेक्टली सेक्रेटेड थ्रू सीक्रेट देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड। भैया ये सीक्रेट करते हैं अपने हार्मोन्स को, किसमें? ब्लड के अंदर। और इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो ये मेनली ये डायग्राम दिख रहा होगा। तो भैया यही हमारे क्या है? मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्लियर है? तो इनको एक एक करके समझते हैं अब। तो एनिमल हार्मोन्स के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो भैया दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, यानी कि इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बुलाया जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ब्रेन में लोकेटेड होता है। और ये ग्लैंड सीक्रेट करता है क्या? ग्रोथ हार्मोन, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। दिस हार्मोन रेगुलेट अवर बॉडी ग्रोथ, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है, रेगुलेट करके रखती है, ठीक है। इतना क्लियर है? किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो जैसे कि अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो भैया आप लोगों ने देखा होगा किसी की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी होती है, कोई 8 फुटिया होता है और कोई 3 या 4 फुटिया होता है। तो भैया ये हमें देखने को किसकी वजह से मिलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ही देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इसकी, अगर हम लोग बात करें इसकी कमी से क्या होता है? ड्वार्फिज्म होता है, यानी कि कुछ बौना होता है। तो भैया स्मॉलर हाइट हो जाती है, यानी कि कुछ लोग आपने देखा होंगे उनकी हाइट कैसी होती है? छोटी होती है। क्यों? क्योंकि भैया इनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की हमें कमी देखने को मिलती है। अगर एक्सेस में अगर ये ग्लैंड हो जाए तो भैया हमें जाइंटिज्म देखने को मिलेगा। इसमें कि आप लोगों ने 8 फुट के आदमी को देखा होगा, जैसे कि खली, ठीक है। क्लियर है आपको? तो भैया उनके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा रिलीज हो गया था, एक्सेस में आ गया था। तो भैया इसके बाद हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो भैया ये हमारी किडनी के टिप पर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? ग्लैंड सीक्रेट करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसका काम होता है कि भैया हमें डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करना। तो भैया इसका काम होता है एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर किसी के पास इस हार्मोन की कमी होती है तो इसी से क्या हो जाती है? एक बीमारी हो जाती है। इसका नाम क्या है? एडिसन डिसीज, ठीक है। क्लियर है आपको? इसके बाद हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो भैया ये हमारी नेक साइड पर लोकेटेड होता है, और इसका काम क्या होता है? ग्लैंड सीक्रेट थायरोक्सिन हार्मोन। तो भैया ये क्या करता है? ग्लैंड सीक्रेट करता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। दिस हार्मोन बैलेंस अवर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म रेट। तो भैया ये हार्मोन क्या करता है? हमारी ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं?
हम लोग बात करें कि इसकी डिफिशियंसी से हमारी गोरेटाई डिसीज हो जाती है जब हमारे पास इस हार्मोन की डिफिशियंसी होती है यानी कि कमी होती है। अब इसके बाद बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो ये लोकेट होता है थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे, ठीक है। और ये ग्लैंड सीक्रेट करता है कौन सा, जैसे हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। तो भैया ये रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करता है, दिस हार्मोन रेगुलेट, यानी कि ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इसकी कमी हो जाती है तो भैया इससे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जैसे हम लोग हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले ग्लैंड के बारे में जिनका नाम है पेनक्रियास, और ये लोकेटेड होता है कहाँ पे, अपर अब्डोमेन और डुओ डिनोनम के बीच में क्या करता है, लाई करता है, वहाँ पे होता है ये। क्लियर है था। और दूसरा पॉइंट देखेंगे तो भैया ये ग्लैंड सीक्रेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन रिलीज करता है ये, ठीक है। समझ में आया। तो भैया ये हार्मोन क्या करता है, दिस हार्मोन मेंटेन ग्लूकोज एंड ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी, यानी कि इसका काम क्या होता है, ग्लूकोज और बॉडी शुगर लेवल को मेंटेन करना इसका काम होता है इस हार्मोन का, ठीक है। तो आपने अपने चाचा ताऊ फूफा को देखा होगा भैया उन्हें डायबिटीज़ की डिसीज़ होती है, तो भैया इसी की कमी से होती है, यानी कि जो हमारे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन होते हैं इनकी कमी से ही होती है। तो भैया पेनक्रियास अगर सीक्रेट नहीं करेगा तो भैया हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज़। भैया कुछ मीठा नहीं खा पाते फिर इसमें। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो अगर इंसानों की बात की जाए तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, केवल सेक्स हार्मोन को छोड़कर। तो भैया यही दोनों अलग होते हैं जो कि इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सब के सब सेल्स हमारे कैसे हैं, सेम हैं। तो कौन कौन से होते हैं, मेल्स के अंदर होते हैं हमारे टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन्स पाए जाते हैं। इतना क्लियर है आपको। और इनको हम लोग अपने अगले चैप्टर में करेंगे क्योंकि इनको यहाँ पे केवल नाम याद रखने हैं, और बाकी के अगले चैप्टर में हम लोग इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके। तो भैया फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है इसको समझते हैं। तो दिस मैकेनिज्म रेगुलेट द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन, यानी कि किस टाइम पे ये हमारा हार्मोन रिलीज होना है, कितने अमाउंट में रिलीज होना है। तो भैया इसका काम होता है, फीडबैक मैकेनिज्म का काम होता है ये देखना कब रिलीज करना है कब रिलीज नहीं करना है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें बैठे होते हैं तो भैया हमारा एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, क्योंकि भैया इमरजेंसी वाली सिचुएशन है ही नहीं है। तो अब इसे पता होता है कि कब करना है कब नहीं करना। और अगर हम लोग बात करें कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाती है, वॉर का टाइम आ जाता है या फिर कोई आपकी बार अटैक कर देता है, तो एड्रेनल सीक्रेट होने लगता है। क्यों, क्योंकि भैया इमरजेंसी सिचुएशन में ही रिलीज होता है। तो भैया इसको मेंटेन करना किसका काम होता है, फीडबैक मैकेनिज्म का काम होता है ये। तो भैया और बाकी जितने भी हार्मोन होते हैं वो फीडबैक मैकेनिज्म से ही रेगुलेट होते हैं। तक क्लियर है या नहीं है आपको। और ये वाला वीडियो जो था हमारा अब यहीं पे खत्म होता है, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया तो भैया बता देना, कमेंट कर देना, तो दोबारा से बता दूँ।